अभी सबसे एंड में बोलने का नुकसान ये होता है कि सभी की एनर्जी जा चुकी होती है, उसके बाद आखिरी व्यक्ति को सुनने में ये होता है कि कब जल्दी ख़त्म करे। लेकिन मैं जो सभी भाई बंधु यहाँ बात कर चुके हैं, मैं उससे थोड़ा सा अपना अनुभव के हिसाब से बात करूँगा कि सबने बात की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे आसान जो एक काम सबसे पहला आप जो कर सकते हैं 8 PM क्रांति की जो बात की सखा जी ने, उसके अलावा एक सबसे आसान काम है कि आप अपने घर में जो बदलाव कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, वो तैयारी आपको अपने बच्चों के लिए भी शुरू करनी पड़ेगी अभी से। क्योंकि अगर आप तो सुधर गए, ठीक हो गए, आपने अपने आप को हिम्मत वाला बना लिया, लेकिन अपनी लेगेसी जिन बच्चों को पास ऑन करेंगे और उनको तैयारी नहीं करवाई तो वो सब भी काम मुझे लगता है बेकार ही होने वाला है। तो मैं आपको अनुभव अपना छोटा सा बता देता हूँ कि जो मास्क के बारे में भाई ने बताया कि हमने अपने बच्चों को आज तक कभी मास्क नहीं लगाया, क्योंकि पहली तो सरकार की गाइडलाइन है कि छोटे बच्चों को मास्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको मास्क दिलवाकर मास्क लगाकर मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, जब बहुत छोटे छोटे बच्चों को बेचारे गोदी में लिए हुए बच्चों को मास्क लोग माता पिता लगाते हैं, तो मैं बुरा नहीं मानता, ना मुझे माता पिता के ऊपर गुस्सा आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक पिता, मान लीजिए एक बस में जा रहे हैं, एक मैं पिता बैठा हूँ अपने बच्चे के साथ, या कहीं भी ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जो मास्क जिनके बच्चों ने नहीं लगाया हुआ है, मेरी 9 साल की बेटी है, एक 3.5 साल का बेटा है, एक दूसरा माता पिता है जिनके उतने ही उम्र के बच्चे हैं, उसने मास्क लगाया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि क्या वो पिता अपने बच्चों का दुश्मन है या मैं पिता अपने बच्चों का दुश्मन है? हम दोनों पिता हैं, हम दोनों के मन में अपने बच्चों की भलाई है, लेकिन वो भलाई वो मास्क लगाकर दिखा रहा है, मैं मास्क नहीं लगाकर दिखा रहा हूं। सोच फर्क किस में है? फर्क इसमें है कि उसको ज्ञान कितना है, वो किसके प्रभाव में है। वो यहाँ आ गया होगा तो शायद वो हटा देगा, जो यहाँ नहीं आ पाया, जो टीवी के प्रभाव में वो लगाए रखेगा, लेकिन अंत में भलाई क्या है? बच्चे की हमें करनी है। तो हमें यही आप लोगों को सिखाना चाहते कि भलाई आप लोग अज्ञानतावश अगर कर रहे हैं, लेकिन अब बावजूद भी आप भलाई अगर जो सुई लगा रहे हैं उसके थ्रू आपको लगती है, तो मैं उस बारे में अपना अनुभव बता देता हूँ। मैं सिर्फ किताबी बातें नहीं करूँगा। मेरे 2 बच्चे हैं, आज तक एक 2012 में पैदा हुई, एक 2018 में पैदा हुआ। आज तक उन दोनों बच्चों को कोई भी किसी प्रकार की सुई नहीं लगी, किसी भी प्रकार की। और वो इस हद तक मैंने अपने बच्चों के लिए तैयारी की कि मेरा जो बेटा है उसकी तो डिलीवरी मैंने दाई के साथ मिलकर अपने घर पे ही करवाई। एक दाई थी और एक मैं था, हम दोनों ही डिलीवरी करवाने वाले थे। मैं ये नहीं कहता आप ऐसा करिए, लेकिन मुझे अपने बच्चे की और अपने परिवार की भलाई उसमें नजर आई। तो इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन साथ में ज्ञान भी चाहिए होता है। तो जब वो बच्चे हमारी जिंदगी में आए तो मैं उनको अपने बच्चों को ऑर्गेनिक बच्चा बोलता हूँ। लोगों के मेरे बच्चे 100% ऑर्गेनिक बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको कई लोग पूछते हैं कि सुई नहीं लगवाई, आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं उनको कहता हूं कि मेरे बच्चों को तो आज तक ये भी नहीं पता कि डॉक्टर की शक्ल कैसी होती है। कई लोग डराते हैं ना, डॉक्टर की सुई से डराते हैं कि अरे सुई लगा देगा तेरे को। वो सफेद कोट वाला डॉक्टर देख के डर जाते हैं बच्चे की ये सुई लगाने वाला है। हमारे बच्चों के साथ डॉक्टर आते हैं, उनको पता ही नहीं डॉक्टर है, क्योंकि वो बीमार होते भी हैं। तो जो अमर सिंह जी ने बताया कि जो इम्यूनिटी होती है हमारी, वो इतनी स्ट्रांग है उनकी कि वो खुद ही ठीक कर लेते हैं 1-2 दिन में। बुखार होता है तो हम लोग घबराते नहीं है, पैरासीटामोल लेने नहीं भागते। उनको दस्त लग जाते हैं, उनको जुकाम लग जाता है, नाक बहने लगती है, तो हमको ये चिंता नहीं वो कैसे ठीक करेंगे, हम खुश होते हैं उल्टा कि जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हुआ है। क्योंकि हम लोग एक बात आपको साफ साफ बता देते हैं कि हमारी बड़ी गलत आदत हो गई है अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही जर्म फ्री एनवायरनमेंट में रखने की। आप साफ रखो, बच्चों को स्वच्छ रखो, लेकिन कीटाणु मुक्त मत रखो। हम कहते हैं कीटाणु जो मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, अरे मिट्टी में खेल गया, उसको मिट्टी में ही तो खिलाना है, उसको मिट्टी में तो लौटने देना है। गाय के बछड़े को देखो, मिट्टी पे जैसे फर्श पे बांध रखोगे शांत बैठा रहेगा, जैसे मिट्टी पे छोड़ोगे उछलने लगेगा। आपके बच्चों को भी यही करना है। हमने देखा है कई लोगों को कि जब वो अपने बच्चों को बिल्कुल शुद्ध आरओ का पानी पिलाएंगे, उबला हुआ पानी पिलाएंगे, 1-2 बच्चे होते हैं तो सारी जान उन्हीं पे दिए होते हैं वो लोग, तो क्या होता है उनको कुछ भी गलत ना जर्म पे के इर्द गिर्द रहने देते हैं, ना गंदा पानी पीने देते हैं। अब मान लीजिए ट्रेन में सफर करते समय उनको मिनरल वाटर पिलाते हैं, कहीं मजबूरी में मान लीजिए कोई पानी पीना पड़ गया स्टेशन का, वो तुरंत बच्चे बीमार होते हैं। फिर क्या बोलते हैं, भारत का तो पानी बहुत खराब है। अरे भारत में तो कोई कनाडा जाएंगे सब वीजा ले लेंगे, ये नहीं कहेंगे कि तुमने उस बच्चे को उस खराब पानी जो कीटाणु युक्त पानी थोड़ा बहुत है उसको पिलाने की आदत ही डाली, बेचारे को पता ही नहीं वो कीटाणु क्या होते हैं। ऊपर से अब क्या हुआ, ये काल आ गया जो अभी चल रहा है,
ये काल आया, इस काल में तो बेचारों को जो बाहर निकलना बंद था वो भी बंद हो गया, दूसरे बच्चों के साथ उनको इंटरेक्शन बंद हो गया, तो जो वायरस बैक्टीरिया का आदान प्रदान होता था वो भी छूट गया बेचारों का। तो उस चक्कर में और बीमार होने लगे, ऊपर से मास्क और पहना दिया। कल ही हमारे कुछ साथियों ने जो वो मुंह का जो ये छींका है ना, इसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड नापने की मशीन लगा दी मास्क लगाकर, तो देखा कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ी हुई आई उसके अंदर, वो कहेंगे इतने तो बंदा मर जाएगा। तो बच्चों के साथ हम ये अनहोनी कर रहे हैं अभी। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो सिंपल सी एक बात ये है कि आप अपने बच्चों के लिए तैयारी कीजिए कि कम से कम उनको तो सुदृढ़ बनाइए, कमजोर मत बनाइए। आपको मैं बहुत अच्छा सिंपल उदाहरण देता हूं आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये जो सुई है, जो मैं उसका अंग्रेजी शब्द बोलना नहीं चाहता कि नहीं तो वीडियो उड़ जाते हैं लोगों को, और वीडियो उड़ने के बाद में मैं आपको बताता हूं कि अकेला मैं पहला व्यक्ति हूं भारत का जिसका यूट्यूब चैनल जो है वो डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमने इसके खिलाफ सुई वगैरह के खिलाफ बोला तो 2-3 स्ट्राइक आई, डिलीट हो गया। हमने 1000 करोड़ का दावा ठोका यूट्यूब के ऊपर कि तुमने हमारी आवाज दबाई, गैर कानूनी तरीके से हमारे वीडियो डिलीट किए। उनको झक मार के 1 महीने में माफी मांग के यूट्यूब चैनल वापस करना पड़ गया, क्योंकि वो भी डर गए। हमारा पहला ऐसा था, हमारा जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम है वो इसी काम में लगी हुई है कि इन लोगों को जो कानून ये हमारे विरुद्ध यूज करते हैं, हम उसी कानून में लूप होल ढूंढ के इनके विरुद्ध यूज करेंगे उसी हथियार को। वो कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो बनाया गया, कहते हैं डरो मत, उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ही हमारे सारी प्रॉब्लम का हल है। चाहे जो ये जो मुंह का जो छीका है ये, इसको जो है इसको हटाने का भी तरीका उसी में है कि जितने भी कानून पास किए हुए इससे आपके चालान कट रहे हैं, ये पूरा गैर कानूनी है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 75, 76 और 78वें अध्याय में लिखा हुआ है साफ साफ कि उसके अंदर जब तक कि असेंबली में जब तक कानून पास नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह का कोई चालान काटने का नियम बना नहीं सकते। वो भी 60 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ। लेकिन वो वकील हमारे जो सब साथी नीलेश ओझा जी हैं, उन्होंने निकाल के जब तक ये पास नहीं करते ये ऐसा कोई चालान काटने का नियम नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग भर रहे हैं। तो आप सबको मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो सुई का विज्ञान है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अजीब लगेगा ये बात सुनकर, क्योंकि जो सुई का विज्ञान है इसका बेस आयुर्वेद में है, मूल। तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग इसका विरोध क्यों करते हो? हम विरोध नहीं करते, हम इसकी जो भी पद्धति जो बना दी गई है उसका विरोध करते हैं। क्या है? जैसे उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आप लोगों को मैं कहूं कि रोज प्रतिदिन फलों का रस पीना चाहिए, अच्छी बात है ना कि फल का रस पीना आयुर्वेद में बताया गया है, नेचुरोपैथी में बताया गया फलों का रस पियो। तो आप कल को क्या कहो, ये नहीं बताया गया कि फलों का रस तो पीना अच्छा है, ये नहीं कहा गया कि रियल और ट्रॉपिकाना की तरह उसको पैक करके 6 महीने की एक्सपायरी लिखकर उसके ऊपर सोडियम बेंजोएट का प्रिजर्वेटिव डालकर और उसको पीने के लिए कंपनी बनाकर प्रोडक्ट की तरह बेचा जाए, ये नहीं लिखा गया। आप समझ रहे? ठीक वैसे ही सुई का विज्ञान जो है ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया था कि उसको जो है फार्मा कंपनी बनाकर अरबों करोड़ों का जो धंधा बनाकर उसको प्रोडक्ट लाइन की तरह प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर दो और बच्चों को जबरदस्ती लगवाने का आप पूरा का पूरा व्यवस्था बना दो, ये नहीं कहा गया था। क्योंकि आज क्या हो रहा है, आपके बच्चों को इतने सारे सुई लगाने का पूरा एक कंपनी, अगर आपके शायद आपको नहीं पता होगा, जब आपका बच्चों का चार्ट होता है ना वैक्सीनेशन, मुंह से निकल ही गया फिर भी कितना, सुई का जो पूरा चार्ट होता है उस चार्ट में जो है एक जो सुई का ऐड होना उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक कंपनी कमाई कर डालती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आपका बच्चा दाव पे नहीं, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स दाव पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं एक एक करके एक के बाद एक सुआ जो है वो ऐड करवाते जाते हैं उस चार्ट के अंदर। तो आपका बच्चा जो है 19 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक क्या होता है, उसको 32 के करीब जो सुई लगने की आप बिल्कुल तैयारी करते हैं। तो हम कहते हैं कि आयुर्वेद में तो 248 तरह के तो बुखार है, कितने का टीका लगवाओगे आप? तो अगर आप सारी बीमारी पर टीका लगाने लग जाओ, सुई लगाने लग जाओ अगर आप, तो आपके बच्चे में जो है वो पता नहीं कहां पर सुआ लगाए ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो हम एक उदाहरण देते हैं बड़ा अच्छा कि मान लीजिए जिंदगी एक सड़क है, उस सड़क पे कांटे बिछे हुए बीमारी रूपी,
तो आप क्या कर रहे हो, ये सुई लगाने के वजह से क्या कर रहे हो, उस पूरी किलोमीटर से लंबी सड़क है उस पर कारपेट बिछाने में लगे हो जिससे बच्चों को कांटे ना चुभे, मतलब बीमारियां ना हो। हम कहते हैं उसको अच्छी क्वालिटी के जूते पहना दो ना, मतलब अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर दो उसके अंदर, तो वो उस कारपेट बिछाने की मेहनत आपकी बच जाएगी जिसमें शायद वो बचे भी नहीं। तो आप अच्छी क्वालिटी के इम्यूनिटी के जूते आप उसे पहनाइए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक विधि है जिसमें ऋषि मुनियों को एक ज्ञान है जो कश्यप संहिता, कश्यप ऋषि थे, उन्होंने लगभग 4-5 हजार वर्ष पहले, आप उनको बच्चों का पहले डॉक्टर बोल सकते हैं। तो हमारे गुजरात में एक 49 वर्षों से एक्सपेरिमेंट चल रहा था गुजरात में, जिस एक्सपेरिमेंट के तहत आदिवासी बच्चों को एक स्वर्ण प्राशन की एक विधि है, स्वर्ण प्राशन एक विधि है जिसका मतलब स्वर्ण को चटाना, सोने की भस्म से बनता है वो, फ्री में स्वर्ण भस्म की बनी हुई औषधि फ्री में 49 वर्षों तक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के आदिवासी एरियो में उनके गुरुजी थे, उन्होंने निःशुल्क बच्चों को पिलाई। और वहां के बच्चों का आप इम्यूनिटी देखिए, अद्भुत है, कोई बीमारी का कोई किसी सुई की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। तो अब उस व्यवस्था को हमने शहरों में अपने बच्चों से शुरू किया और आज 600 सेंटर पूरे देश में है जो महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र के दिन वो निःशुल्क स्वर्ण प्राशन पिलाया जाता है। इससे क्या हुआ, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक गोरखपुर में एक टीम थी जहां पर एंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी फैली हुई थी। तो एलोपैथी की टीम की और डॉक्टर्स की टीम आ गई। तो एक डॉक्टर को इस स्वर्ण प्राशन के बारे में पता था, उसने कहा भाई तुम अपना जो कर रहे करते रहो, मेरा सुझाव है कि इन बच्चों को 1 साल तक स्वर्ण प्राशन हर महीने दिया जाए। तो उन्होंने शुरू कर दिया एक साइड एक्सपेरिमेंट के तौर पे। पता लगा उसका प्रभाव ये हुआ, 1 साल बाद उस पूरे क्षेत्र में एंसेफेलाइटिस का एक भी केस नहीं आया। ये एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी कटिंग है बकायदा न्यूज़पेपर की, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ब्लॉग है virendrasingh.in, उसके ऊपर मैंने आर्टिकल, कटिंग सब कुछ डाला हुआ है। तो हमारे पास आयुर्वेदिक टीकाकरण का भी एक माध्यम है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। हमारे आयुर्वेद ने सब कुछ बताया हुआ है। तो आपके बच्चे की बुद्धि अद्भुत होगी, आपके बच्चे की इम्यूनिटी अद्भुत होगी, लेकिन आप उस पर विश्वास करना तो शुरू करिए। फिर क्या होता है, लोग हमसे, हजारों परिवारों ने हमें देखकर, हमें पूछकर अपने बच्चों को ये टीका जो सुई है नहीं दिलवाई, और उन्होंने आज हमें बताया है कि हमारे बच्चों का वास्तव में दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत बेहतर स्वास्थ्य है, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य है। कुछ लोग हमको पूछते हैं अरे आपके बच्चे की वजह से हमारे बच्चों को खतरा हो गया, तो अभी भी चल रहा है ना ऐसे। आपने अगर नहीं लगाया तो, जैसे स्कूल के बच्चों का चल रहा है कि अगर स्कूल का एक बच्चा, हमने क्या किया, हमने स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करना शुरू किया और उसके ऑडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालने शुरू किए कि देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बात ही तो करनी है, जो हम कर रहे हैं बात वो आप भी करो माता पिता होने के नाते, सबसे तो हम बात नहीं कर सकते। तो सभी प्रिंसिपल्स एक ही बात बोलते थे कि देखिए जी मेरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, मैं उन 1000 बच्चों का स्वास्थ्य एक बच्चे की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वो एक बच्चा कहीं से अगर संक्रमण लेकर आ गया और वो अपने माता पिता को फैला देगा, सोचो कितनी बुरी बात है, बाकी बच्चों में फैला देगा कितनी। तो मैं प्रिंसिपल को एक ही बात बोलता हूँ, मैं कहा आप शिक्षा देने के लिए भेजा गया था या ये नौटंकी आपको बोलने के, आपको जब जानकारी नहीं है इस बारे में तो क्यों फालतू के अपना ज्ञान झाड़ रहे हो हमारे ऊपर। कहते क्या मतलब, मैं कहा आपको साइंस नहीं पता। तो कहते क्यों, मैंने कहा अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो अभी इंटरनेट पे जाओ, जेपी मुलेर का एक इंटरव्यू है बरखा दत्त के साथ, जिसमें बरखा दत्त जो है वो उनको ग्रिल करने की कोशिश कर रही थी। है तो वो जेपी मुलेर है कौन, जेपी मुलेर वो व्यक्ति है जो पूरे के पूरा ये जो चल रही है महामारी, एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो, और पूरी नीतियां बनाने का पूरा राय पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसको देते हैं, वो NTAGI के भी सदस्य है, तो बहुत ऊंचे कद के व्यक्ति हैं। उनको बरखा दत्त इंटरव्यू ले रही है, वो व्यक्ति इतने मतलब अच्छे से उन्होंने उस बात को बताया अपनी कि वो ग्रिल कर भी नहीं पाई, उल्टा बरखा दत्त की जो प्लास्टिक स्माइल थी वो सोच नहीं पाती मैं रोऊं या हंसूं, जो ये उत्तर दे रहा है। उन्होंने कहा ये जितना भी लॉकडाउन लग रहा है ये मूर्खता है, ये बिना सिम्टम के लोगों को टेस्ट करना ये भी मूर्खता है, स्कूल को बंद करना उससे बड़ी मूर्खता है, बच्चों के लिए ये सुई निकालना उससे बड़ी मूर्खता है। तो बरखा दत्त सोच रही थी ये तो सरकार का व्यक्ति था, ये उल्टी बात क्यों बोल रहा है। तो अंत में बरखा दत्त ने एक तीर छोड़ा, उसने बोला आप मतलब ये कह रहे हैं कि कल को कोई बच्चा संक्रमित होकर घर में जाए और अपने माता पिता को संक्रमित कर दे, तो आप चाहते हैं ऐसा हो जाए। घेरने की कोशिश की, उसने कहा सुनो मेरी बात, यू डोंट नो साइंस, कोई भी सुई
आप लोग भी इस बात को समझ, आपको भी सामने प्रश्न आने वाला है कि आपके बच्चे ने नहीं दिया तो हमारे स्कूल में सबको फैला देगा। तो कोई भी सुई कभी भी अगर लग गई है किसी को, वो संक्रमण को नहीं रोकती। आप ये गलतफहमी में कभी मत रहना कि अगर आपने सुई लगवा ली है तो आप किसी को, अगर आप में वो वायरस फिर भी आ गया तो आप किसी को संक्रमित नहीं कर सकते, आप संक्रमित कर सकते हैं। सुई आपके संक्रमण को नहीं रोकती, इसीलिए चाहे सुई लगी हो चाहे सुई ना लगी हो, दोनों बराबर है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव का ये बयान है। बलराम भार्गव का, ऑल कोविड सुई आर डिजीज मॉडिफाइंग एंड दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। साइंस ये है। तो आप लोगों को ये उत्तर देना है साफ साफ। जिस दिन कॉन्फिडेंस के साथ आप उत्तर दीजिए, जेपी मुलियर का नाम लेके दीजिए, भार्गव का नाम लेके दीजिए, अखबारी कटिंग जेब में रख के दीजिए, बोलो झुटला दो इसको। जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस से बोल दिया, वो व्यक्ति ने। दूसरा, उदाहरण प्रस्तुत खुद करना है। जो भी इन्होंने कहा ना, भगत सिंह दूसरे घर में क्यों, सब कहते हैं कि अरे जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे, मैं 2013 से इस विषय पे बोल रहा हूँ। हमने पोलियो के सुई के बारे में 2013 में मेरे लेक्चर से, 2012 में लेक्चर से, राजीव दीक्षित जी की वजह से, ये राजीव दीक्षित जी हैं जिन्होंने हमें इस बारे में मार्गदर्शन दिखाया, फिर हमने जीवन में उतारा। ये नहीं कि उन्होंने कह दिया हमने मान लिया, ऐसे नहीं। हम अपने बच्चों के लिए हमने किया। जब बच्चे नहीं हुए थे तो लोग क्या बोलते थे, अपने होंगे ना तब पता चलेगा, दूसरों के बारे में बोलना आसान है। हमने कहा वो भी करके दिखाएंगे तुमको, और किसको दिखाने के लिए नहीं किया, इसीलिए किया कि वो सही काम था, और आज हमें उसके रिजल्ट दिखते हैं। मेरी बेटी को मैंने गुरुकुल में करवाया है, स्कूल के देश से बाहर निकाल दिया। जिस दिन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई मार्च 2020 में, उसी दिन स्कूल से निकाल दिया उसको। नहीं पढ़ाना है, क्योंकि हम आज ये जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जिसको राशन चाहिए उसको राशन के नाम पे तुझे राशन नहीं मिलेगा, जिसको नौकरी नौकरी नहीं पे जाएगा, जिसको ट्रैवल नहीं कर पाएगा। स्कूल के बच्चों को एग्जाम के लिए भाड़ में गया, एग्जाम क्या करना है एग्जाम देके, आपका बच्चा जीवित नहीं बचेगा। निर्वाणा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका 24 साल का बेटा मर गया, क्या अचार डालेगा उस डिग्री का, वो जिस एग्जाम को देने के लिए वो वैक्सीन लाने गया। तो हम लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई। आपके बच्चों को ज्ञान देना है या मार्क्स या नंबर दिलवाने, हम ये भूल गए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करें। आने वाली पीढ़ी को नहीं तैयार करेंगे कि जैसे जीवनचर्या, क्योंकि होता क्या है ना कि हम खुद को आदर्श प्रस्तुत नहीं करना चाहते अपने बच्चों के सामने। जब तक वो आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे ना, आप उम्मीद मत करिए कि आप कुछ पास ऑन कर पाएंगे आप अपने बच्चों को। तो ये जो आप छोटी सी चीज है आपके लिए, अध्ययन करना भूल गए हम लोग। हमारा अध्ययन का जरिया सबसे बड़ा क्या बन गया, केवल यूट्यूब के वीडियोस। मेरा भी ये वीडियो देखेंगे लोग, मुझे फोन करते हैं, हजारों लोग फोन करते हैं रोज, कहते जी मैं अपने, वो अंत में मेरे वीडियो देखेंगे, उनको सुई लगाने के बारे में लगेगा कि हाँ यार खतरनाक है, कुछ प्रॉब्लम है। एक हिडन डेंजर्स इन वैक्सीन करके एक पुस्तक है, मलेशिया में छपी थी। उस पुस्तक का पीडीएफ हमने हजारों लाखों में बांट दिया ऑनलाइन। जिसको मंगाना है मंगाओ, ऑनलाइन ले लो पीडीएफ उसकी। पढ़ के लोगों ने अंत में फिर भी क्या करते हैं, चलो एक कॉल कर ही लेते वीरेंद्र भाई को, अरे वीरेंद्र भाई ये सुई लगवाएं कि नहीं लगवाएं। वो मेरी अंतिम हाँ या ना चाहते हैं। मैंने कहा देखो बात सुन, तेरे को मेरी हाँ यहाँ से फर्क पड़ना नहीं चाहिए। मैं क्यों, कहते हैं नहीं आप तो इस बारे में बोलते, मैं नहीं, मुझे कंपनी ने कल ही 1 करोड़ रुपए दिए, मुझे खरीद लिया मान लो, या मेरे परिवार को धमकी दे के करा कि अगर तूने इसका अगेंस्ट बोला तो तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। तो मान लो मैं किसी डर में आके, लालच में आके कल को बोल दो नहीं आप लगवाओ, तो क्या मेरी हाँ या ना में फर्क पड़ना चाहिए? ये आप लोग खुद पढ़ के अध्ययन करके कि नहीं यार ये तो गलत है, मेरी हाँ ना से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको फर्क इससे पड़ना चाहिए कि ये कितना ही बड़ा अमृत हो, लेकिन डिसाइड मैं करूंगा मेरे बच्चों के लिए। सही गलत छोड़ दो, ये कितना ही बड़ा अमृत है, भगवान ने क्यों ना भेजा हो, लेकिन मेरी मर्जी के बिना मेरे बच्चों को तुम लगा कैसे सकते हो? और लगा के देखना चाहते हो तो तुम, हिम्मत है तुम्हारे तो लगा के देख लो। फिर सेल्फ डिफेंस में मैं जो करूंगा वो तुम नहीं रोक सकते मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के नाम पर। जिस दिन आप में ये हिम्मत आ गई तो भेड़ बकरियों की तरह हमें हाथ घेरना ही बंद कर देंगे। ये हिम्मत जो राजीव दीक्षित जी ने दी हमें, ये इसीलिए दी कि हम लोग अपने सिद्धांतों पर टिके। किसी की जी हुजूरी, किसी पार्टी की जी हुजूरी हमें करनी नहीं आती। एक आखिरी बात मैं बोलूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जब हिम्मत की, मैं अकेला पहुंच गया हरिद्वार और दिल्ली के बॉर्डर पे। वहां पर एक नियम था आईसीएमआर का जो नया आया था, जिसमें कहा था कि बिना सिम्टम के लोगों को कोई टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये बकायदा गाइडलाइन है आईसीएमआर की
कि अगर आपको सिम्टम नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है। पता लगा वहां बसों को रोक कर उतार कर 2-2 घंटे लाइन में खड़े कर सबके टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं अपना कैमरा लेके पहुंच गया वहां। मैंने बोला ये सब इलीगल काम हो रहा है, पब्लिक को खूब मैंने हवा दे दी, सब कुछ कर दिया। उसके बाद सीएमओ को कॉल करके उसकी ऑडियो कॉल भी डाल दी और वीडियो डाल दिया, सब जगह सर्कुलेट कर दिया। उसी दिन शाम को मैं डीएम से जवाब लेने पहुंचा। कोई भी डीएम कैमरे पे आके बोलने को तैयार नहीं, देश का कोई डीएम नहीं, सब फोन पे बोल देते हैं। तो मैंने ये मिशन बना लिया कि ये इस हरिद्वार के डीएम का 2 वीडियो बना के उसके मुंह से ये निकलवाना है कि जो हम कर रहे हैं वो कानूनी, ये हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते, निकलवाना था। तो कैसे ना कैसे मैंने उसको कि मैं जागृति फैलाने आया हूँ, आपका एक बाइट लेना है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ भी लिख लिखा के मैंने अपॉइंटमेंट ले ली और मैं घुस के कैमरा रख दिया उनके सामने। उनसे पूछा, पहले तो रिकॉर्ड नहीं करने दिया कि पहले तो पूछना क्या चाहते हो आप। तो मैंने पूछा, अपने घर की कहानी सुनाई उन्होंने। आप सोचिए, वो अपने घर की कहानी को पूरे डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर रहा है। उनकी बुद्धि देखिए, ये लोग यूपीएससी की तैयारी कर आके आईएएस बना के इनका आखिरी लक्ष्य होता है सेक्रेटरी बनना। क्या बोला उन्होंने, मैं तो असिम्प्टोमेटिक था, मेरे घर में मैं घूमता रहा काफी दिनों तक, मेरे बच्चों को हो गया, बाद में मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे पॉजिटिव निकल के आ गया। तो मुझे तब पता लगा असिम्प्टोमेटिक तो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो मैंने इसलिए पूरे डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर दिया कि नहीं, असिम्प्टोमेटिक को टेस्ट करना है। मैंने कहा किसने अधिकार दिया आपको ये? मतलब वो अपना एक्सपीरियंस पूरे डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर रहा है। कल को उनके अगर कुछ और हो जाता तो वो भी शायद अप्लाई कर देते। तो मैंने अंत में उनसे यही बात पूछी कि आप ये जबरदस्ती करने का अधिकारी हैं? फिर उन्होंने वो बोला जो मैं चाहता था कि हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते, कोई दबाव नहीं डाल सकते। और मैंने कहा कोई बच्चा आपके वैक्सीनेशन के कारण स्कूल मर गया तो क्या बोलते हैं, अब मुझे इंटरव्यू नहीं देना, आप जाओ। ये भी रिकॉर्ड हुआ, वो भी हमने डाला। 3 दिन के अंदर अंदर बॉर्डर पे से चेकिंग का पूरा तामझाम हट गया। 3 दिन के अंदर अंदर जो सब वीडियो सर्कुलेट हुआ। ये हिम्मत दिखानी है। आज हरिद्वार दिल्ली बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं होगी। तो हम लोगों को ये छोटी छोटी हिम्मत करनी है, डॉक्यूमेंट करते रहना है, गलत समय पे नहीं लड़ना कि भाई वो सखाजी ने उस दिन एक मास्क वाले के लिए उस पुलिस वाले कर दिया तो हम भी कर दे। नहीं, गलत टाइम पे नहीं, रिकॉर्ड करो। आपको अधिकार है, रिकॉर्ड करिए, डॉक्यूमेंट करिए, जिससे गलत धारा ना लगा दे आपके ऊपर। क्योंकि पहले वो पूछते हैं। एक राजस्थान का एक लड़का मुझे बोला कि मैं गया था, मुझे तो पीट पाट के उन्होंने वापस भेज दिया। मैंने कहा क्यों? कहते आप लोगों को देख के मैं ऐसा नहीं करना है। क्योंकि पहले उसने पूछा तू करता क्या है, मैं तुझे प्राइवेट जॉब अभी तो पीट पाट के वापस भेज दिया। वो होता कोई मीडिया वाला हो, कोई सखाजी जैसा नहीं यार। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ ये कि अपने बच्चों को अपने खुद से, अपने घर से उदाहरण शुरू करिए, तब कहीं जाके आप में भी हिम्मत आएगी। सिर्फ कहीं सुनी बातों पे करने से कुछ नहीं। ना मेरी बात मानिए, आपको जो कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए, हिडन डेंजर जो सुनी वाला जो मैंने बुक बताई वो चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। 8 PM क्रांति का जो नंबर है उस पर भेजेंगे, वो बुक आपको उपलब्ध हो जाएगी, जो अभी नंबर दिया गया है। हम उसके उनके पास सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दिए हैं। तो आप वो हथियार अध्ययन को बनाइए। ये समझ लीजिए, अध्ययन से ही जो इन्होंने कहा अज्ञानता, वो अज्ञानता दूर होगी तो अपने आप। हम भी कोई ऊपर से उतर के नहीं आए, मंगल ग्रह से नहीं आए। बहुत लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप जैसा ना, आपकी दुनिया हमारी दुनिया थोड़ी अलग है। हम ताली बजा देंगे, वो कर देंगे, लेकिन पता नहीं आप कुछ अलग, पता नहीं कहां से आए हो। तो मैं यहीं से आया भाई, कुछ अलग नहीं है हम लोगों ने भी वो सब झेला है 10 साल में। राजीव भाई को सुनने के बाद जब आप सबने झेला, बस ये है कि आप लोगों को कुछ और प्रायोरिटी हो गई, हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे हो गए। इसी कारण दिल्ली छोड़कर 30 साल के मैं हरिद्वार में आके बस गया कि दिल्ली रहना ही नहीं शहर में, इसलिए आया मैं, और कोई कारण नहीं था। तो ये बलिदान देना, त्याग देना करना पड़ता है बच्चों के लिए, चाहे अपनी आदतों का हो, चाहे अपने भय का हो, चाहे अपनी अज्ञानता का हो। त्याग जब तक नहीं करोगे तब तक आपके बच्चे भी आपका सम्मान नहीं करने वाले। अपना स्वास्थ्य आप खुद भी ठीक रखोगे तो ही बच्चों कुछ कर पाओगे ना। नहीं, हम कहाँ से आ पाए? सर्दी में जुकाम में बैठे रहेंगे, कमर दर्द में बैठे रहेंगे, तो कहाँ अजय जी वगैरह सब लोग बीमार पड़े रहेंगे, तो आपको लगेगा क्या प्रेरणा लेंगे इनसे। अब देखिए इनकी आवाज में बुलंदी, देखिए इनके थॉट्स में बुलंदी, देखिए कहाँ से आती है। वो अंदर से स्वस्थ रहते हैं, आप तब आते हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो आप सभी अपने बच्चों को तैयार कीजिए, जो लेगेसी आपको यहाँ सिखाई जा रही है उस लेगेसी को आगे अपने जीवन में ले जाने के लिए तैयारी कीजिए अभी से। उसके बिना कोई फायदा नहीं है। ताली बजाकर जो भी कहा ना, प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न पूछने के लिए बोला गया, आप लोग भाषण देना शुरू कर दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। विवेक नहीं जागृत होगा। आप प्रश्न पूछिए ना, उत्तर देंगे ना। सबको कुछ ना कुछ कहना है, आप सबके अंदर बहुत ज्ञान है, हम यहाँ बिठा दिया गया सब, तो ये नहीं हम में ही ज्ञान है। अगर आप सबको बोलने का मौका, आपके पास बहुत अनुभव है, तो ना हम यहाँ बोलने आए, ना आप यहाँ सुनने आए हैं। अप्लाई करिए अपने जीवन में, प्रश्न पूछिए,
आपके लेक्चर हम भी सुन सकते हैं बहुत देर तक, लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तो इतना ही कहना चाहता हूं मैं कि राजीव दीक्षित जी ने जो पूरा हमें ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया, उसको एक हथियार बनाकर आगे की रिसर्च हमें करनी है। जो यहाँ से आपको ज्ञान मिला उसको भी एक हथियार बनाकर आगे की रिसर्च करनी है। तभी आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ पाएगा। नहीं तो ये गुलामी की तरफ जो अभी बहुत कुछ बोल चुके, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ हमें अग्रसर होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि उन्होंने बोला कि 2 बच्चे और बेटी बच्चा है, मैं थोड़ा सा उसमें जानकारी देना